अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आइजैक न्यूटन ने कहा था व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ऑफ कोर्स द सेम रूल्स अप्लाई बट विद कंडीशनैलिटीज। जो बिजली के नर्ख में इजाफे किए गए थे आज वो वापस लिए गए हैं, लेकिन जाहिर है कि ये 3 महीने के लिए है। जिस तरह मैंने कहा व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन बट कंडीशनैलिटीज अप्लाई इन पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स व्हाट स्टार्ट्स आल्सो हैज टू फिनिश। तो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला जो रिजर्व सीट वाला मामला है वो आज इख्तिताम को पहुंचा, फैसला महफूज कर लिया गया है और फैसला महफूज करने के बाद कब सुनाया जाएगा इसकी बात अभी तक नहीं हुई है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन आखिरी चंद कलमात जो एक्सचेंज हुए उनको जरा देख लेते हैं। जस्टिस अतर मनल्ला साहब क्या फरमा रहे हैं? I've placed my points before the court starts for the court. राजा साहब decide. आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। सच बिल्कुल बोला जा रहा है। 2018 में जी PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है। And nobody speaks the truth. This is something known to everyone. Sir, and that is how Constitution should be interpreted to uphold the democratic principles and the structure and particularly the rights of those voters who have been wronged. Right, and उसके बाद of course Salman Raja साहब got out of court and made this about the people of Pakistan, the mandate of that they have given the people to, और किस तरह से ये उस पर पूरा डिपेंड करता है कि लोगों ने किसको वोट दिया। ये केस अवाम का है, अगर आपको नहीं पता था तो अब जरा आपको पता चल जाएगा। सुनिए कि ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, ये किसी कैंडिडेट का या किसी सियासी जमात का मुकदमा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो दो टोक फैसला दिया, उस फैसले को सल्ब करने की कोशिश की गई है। अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, अवाम को हकीर जानने की कोशिश की गई है। हम आज अदालत के सामने खड़े हैं ताकि अवाम की जो आवाज़ है वो सुनाई दे, वो हर ऐवान में सुनाई दे, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे और वो दीगर ऐवानों में सुनाई दे। और फिर ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब ने आज कुछ बात की है इनकम टैक्स बढ़ाने की, ज़राअत के ऊपर उनकी नज़र है, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हमारे माइंडसेट में एग्रो फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो फ्यूचर, दैट इज आवर फ्यूचर। कुछ दोस्त इसमें यकीन नहीं रखते, कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है वो, तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है, कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे। जो शराइत है IMF की उनको फॉलो तो किया जाएगा, लेकिन कंडीशनैलिटीज़ हम खुद रखेंगे, सूबाई तौर पर करेंगे, और क्या टैक्सेबल है और क्या इतना प्रॉफिटेबल टैक्स नहीं देना है ये भी डिसाइड खुद करेंगे। तो जरदारी साहब ने भी अपना 2 बिट्स दे दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 8 जुलाई की सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ISI के जो ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान हैं वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी की कॉल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर डेटा हासिल कर सकते हैं और उनकी जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है उसको भी देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर उमर अयूब साहब हैड समथिंग फाइन टू से आल्सो, लेट्स सी। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस शाया हुआ है 8 जुलाई में, और उस पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज़ किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के लिए, वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। वो कोई भी हो सकती है। वो तशरीह ये भी हो सकती है कि ये कैमरामैन इधर खड़े हैं तो ये पत्ते हिल रहे थे, ये पत्ते क्यों हिले हैं, तो इससे मुल्क की फ़ज़ा ख़राब हो रही है, आलूदा हो रही है, लिहाजा हम लोग इन सारी कैमरामैन और प्रेस वालों के फ़ोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एक्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। और वो शवाहिद जो है वो किसी भी
जुर्म जो कि कमिट हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, और उसके बाद ही वेंट ऑन टू से कि ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी शेयर काट दी है और इसी काले कानून के तहत फिर नवाज शरीफ, मरीम नवाज एट्सेट्रा ट्राई होंगे और जेल फिर जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी चीज़ों से सीखते नहीं। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर अकील साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं इफ़ आई जस्ट गो बैक क्विकली सर इसी पर, क्योंकि मोहम्मद अयूब साहब ने जो बात की है, ये जो आप लोग स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, अगर हम देखें टेलीग्राफ एक्ट आया था 1885 में, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने की हिदायत दी गई थी, विच वॉज बिकॉज कि पब्लिक इमरजेंसी हो या शर्त दूसरी थी पब्लिक सेफ्टी का मामला हो। उसके बाद 111 साल बाद हम दूसरा कानून लेकर आए 1996 में, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी ये कर सकती है, इंटरसेप्ट करने की बात हुई। उसका बीबी वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक केस है जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स थे वो बड़े दिलचस्प हैं। वो कहते हैं कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना गैर कानूनी है, वही बात जो बाबर सत्तार साहब कर रहे हैं, और अगर करना ही है तो फिर जो पार्लियामेंट है इसको ओवरसाइट और लेजिस्लेट करे। अब आप मुझे बता दें, फिर उसके बाद वी वेंट ऑन के 2010 में इन्वेस्टिगेशन एक्ट आया, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा कि आप टैप कर सकते हैं लेकिन थ्रू द इंटीरियर मिनिस्ट्री, फिर एक कमेटी बनाई जाए जो कि बैठ के ये जज करे। सो इट्स गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस बट हैजंट रियली कम आउट लाइक मेकिंग अदर पीपल फील सेफर। तो आपको लग रहा है ये प्राइवेसी का इशू है या नहीं? सना बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि 1996 का ये कानून है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जिसमें इसका सेक्शन 54 है, उसमें ही ये SRO आया गया। ऑब्वियसली इट्स अ मेकशिफ्ट सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं एज ए लॉयर तो डेफिनेटली मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है कि इसके ऊपर कानून साजी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आर्टिकल 14 की बात करें, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, गो कि वो सब्जेक्ट टू लॉ है। और ऑफ कोर्स ये तमाम तर चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स की नज़र से भी देखनी चाहिए। अमेरिका की और बरतानिया की अगर बात करें, और बरतानिया की आज क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने भी बात की, मैं वहाँ पे ख़ुद बजाते स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैंने देखा है और कानून भी मैंने वहीं से पढ़ा है कि वहाँ पे अमेरिका की बिलखुसूस बात करें तो उनका US कोड 18 है, और 9/11 के बाद जो है उन्होंने इंटरसेप्ट करना और ये तमाम तर चीज़ों को रेगुलेट और मॉनिटर करना, उसमें फॉरेन इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एक्ट फ़ाइज़ा के नाम से उन्होंने ये चीज़ लाई थी। और वहाँ पे बाकायदा फ़ाइज़ा कोर्ट्स हैं, और जहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट या जो रेलिवेंट जज होते हैं, गो कि वो ओपन डोर प्रोसीडिंग्स नहीं होती, दे नॉट ओपन टू द पब्लिक, लेकिन अगर किसी का आपने फ़ोन इंटरसेप्ट करना है, किसी का सोशल मीडिया या मॉनिटर करना है या दीगर मैसेजेस को इंटरसेप्ट और मॉनिटर करना है, तो उसको एक टाइम लिमिटेशन उसकी होती है और उसकी बाकायदा एक वारंट होता है, उसकी इजाज़त होती है। इसी तरह बरतानिया में जो है जो कानून है रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2000 सन 2000 का ये है, इसको आम फहम में वहाँ पे रीपा एक्ट भी बोला जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पे ड्यूली रेगुलेटेड हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इसको हमें फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उससे इसको आना चाहिए, लेकिन फॉर द मोमेंट राइट नाउ हमारा इतना एक प्रेसिंग इशू है नेशनल सिक्योरिटी का, जिस हवाले से आपको इल्म है कि आए रोज़ जो है वो आपके बॉर्डरिंग एरियाज़ के ऊपर एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और ये किसी और वजह से नहीं है। माज़रत के साथ जब रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अस्ब प्रोग्राम हुए थे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस नासूर से, जो दहशतगर्दी का नासूर था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑपरेट करती थी, उनको यहाँ से उनका ख़ात्मा हो चुका था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब से एक मखसूस सियासी जमात की 3.5-4 साल हुकूमत आई, उन्होंने TTP के साथ मुआहदे किए, TTP के लोगों को जेलों से बाहर निकाला और उनको कहा तो गया कि हम इनको जो है सोसाइटी में दोबारा री इनकलकेट करेंगे या इनको जो है इनकी इंटीग्रेशन होगी, लेकिन इंटीग्रेशन तो नहीं हुई। और उसका खमियाजा आज कौन भुगत रहा है कि उसका खमियाजा तो हम एज़ पाकिस्तानी कौम, एज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स भुगत रहे हैं ना, जो सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। मतलब माज़रत के साथ मैं भी एक शो पे था, अभी मुझे एक PTI के मेंबर थे, वो बता रहे थे कि हमें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी और हमें बताया गया था कि हमारे ऊपर भी कोई हमला होने वाला था और हम बाल बचे।
तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं ये वैलिड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब देखिए, जब बात आप करें मुख्तलिफ नौइयत के केसेस की, तो ये ना सिर्फ एक एजेंसी बल्कि जनरली ये तो नहीं है कि ये नहीं होता रहा, ये होता रहा है। जियो फेंसिंग के थ्रू आप मोबाइल सिग्नल्स जो एक क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए कि कहाँ से ये कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन से मोबाइल जो थे इस नेटवर्क के अंदर थे, एंड सो फोर्थ। तो ये एक अच्छा, आई थिंक इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इस सेंस में इसको देखा जा सकता है कि या तो ये काम, ये इससे हम आंखें छुपा लें और कहें कि ये काम पहले नहीं होता रहा, ऑब्वियसली होता रहा, लेकिन अब ये है कि कम से कम ऑन रिकॉर्ड आ गया। उसमें एक ही चीज है जो जिसपे मुझे एतराज है। आपने जिस तरह से अमेरिका के एक्ट्स की बात की और बरतानिया का भी आपने एग्जांपल कोट किया, वहां पर लीगली होता है, वहां पे वारंट लिया जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है आप वारंट लीजिए, हाई कोर्ट से वारंट लीजिए, अब बताइए कि कौन है, बताइए कि क्यों इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है। यू कांट जस्ट गो रशिंग इन, किसी के भी आप फोन और टाइम बार्ड होना चाहिए, टाइम सेंसिटिव, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मोहम्मद साहब, आप भी 4 साल ऑलमोस्ट हुकूमत में रहे, आपने भी कोई इस पे चेंजेस लाने की जहमत नहीं की। मतलब एक 1885 का टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, 1996 में उसको 111 साल बाद हमने उसको रिविजिट किया। उसके बाद बार बार हम उस पर बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा। और अब यही वाली ऑडियो लीक साल मामला जस्टिस बाबर सत्तार बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ऑडियो क्यों, किसने इंटरसेप्ट की, कहां से ऑर्डर लिया, किससे ऑर्डर लिया, वो कमेटी कब बनी जिस कमेटी ने डिसाइड करना है, जैसे सिग्नल देना है, जिसने परमिशन देनी है, तो वो उसकी मीटिंग आखिर दफा कब हुई थी। ये सारे सवालात हैं व्हिच आर वेरी प्रेसिंग, आई मीन दीस आर प्रेसिंग कंसर्न्स। दहशतगर्दी अपनी जगह पर, प्राइवेसी अपनी जगह भाई। नो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैंने अभी बैरिस्टर साहब की बात सुनी है और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ है कि मतलब बाज 1-2 लोग ही पढ़े लिखे हैं PMLN में, अगर वो भी उन्हीं की तरह ही बिहेव करना शुरू करते तो हम क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल देखिए, ये जो इन लोगों ने ये पास किया, ये SRO दिया है, ये बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मरियम साहिबा ने एक वो दिया था ना कि मुझे पता है कि हुकूमत में कैसे आते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये उसकी एक कड़ी है। इससे इन्होंने 3-4 चीजें गलत की। एक, जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो जजमेंट दी थी, इन्होंने उसमें उसको बाईपास करने की कोशिश की। नंबर 2, इट्स अ ब्लैंकेट अप्रूवल फॉर एवरीथिंग, और ये आगे जाके इसमें मिसयूज होने के चांसेस 99.99% है। नंबर 2, इट्स एन अप्रूवल इन एक्सेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर, ये चीज है। लेकिन जो 2 मेन बड़ी बातें हैं वो है कि पाकिस्तान में अच्छा ये याद रखें कि दुनिया में अगर हम देखें तो यूएस में 1967 में कैट्स वर्सेस यूएस 389 एंड 347, उसमें ये एक पास हुआ था कि आप किसी की विदाउट जो कोर्ट ऑर्डर्स, आप किसी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस चीज की तरफ हम आ जाते हैं पाकिस्तान में एक है आर्टिकल 14 जो कि राइट टू प्राइवेसी करता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। हम उसके नीचे आ जाते हैं जिसमें कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट 2013, उसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया और एग्जैक्टली वही चीज बताई है जो सारे लोग कह रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ नहीं आती बैरिस्टर साहब कैसे डिफेंड करेंगे। वो कहते हैं जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है ना, वो सबसे पहले आपको ये मतलब इसके अप्रूवल लेता है थ्रू कैबिनेट या सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है वो, एक ग्रेड 20 ऑफिसर, नॉट लेस देन ग्रेड 20, ग्रेड 18 की बात नहीं, ये तो इनकी मेहरबानी है ग्रेड 18 लिख दिया, वरना तो ये ग्रेड 8 भी लिख सकते थे। इनका क्या जाता था, इनको तो कहा था कि ये कर दो, इन्होंने कर देना था। उसके बाद ग्रेड 20 का जो ऑफिसर होता है वो फिर कोर्ट से पूछता है। अच्छा, इसमें बाज प्रोग्राम में मेरे साथ लोग थे, अच्छा वो कोर्ट से जब पूछता है, कोर्ट उनको इजाजत देती है। अब इसमें मेरे साथ जो बाज लोग थे PMLN वाले, वो क्या कह रहे हैं, अब वो लोग अब ये सारे लोग कोर्ट में जाएंगे, वहां पे क्या होता है। मैंने उन्हें कहा भाई मेरे, ये कोर्ट वो नहीं होता कि वो कहते हैं माय लॉर्ड और सारी दुनिया हो रही है एक तरफ दूसरी। ये सिंपल कमरे में जाते हैं आप या उनके चैम्बर में जाते हैं, उनको कहते हैं कि जज साहब ये बात है, ये बंदा है उधर ये कर रहा है और हमें इसके रिकॉर्डिंग करने के लिए चाहिए, और ये नॉर्मली प्रीएम्प्टिव मेजर्स होती है, ये कोई उस लिहाज से नहीं होती। तो ये वो जाके इजाजत दे देता है। वो कौन बेवकूफ आदमी होगा जो इजाजत नहीं देगा कि नहीं तुम वो टेररिस्ट है उसका। लेकिन इसका एक प्रोसीजर है। देखिए, होता ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम बेसिकली वी अब्यूज द सिस्टम।
हम यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं सिस्टम को, हम लॉज को अब्यूज करते हैं। अच्छा, we have no system sir, दैट इज एग्जैक्टली, we have no system। क्या मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, हम लॉज क्या बना रहे हैं। पहले इन लोगों ने वो इलेक्शन एक्ट को एकदम चेंज करने की कोशिश की, तो उसमें आर्टिकल 232 बनता है, उसको इन्होंने फौरन चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज के इनको कहा गया था कि ये कर दो। इन्होंने बगैर पढ़े वो कर लिया। तो अब देखिए, वो कहते हैं ना, वो नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। उन्होंने नीचे जो मैटर था वो चेंज कर दिया, लेकिन ऊपर हेडिंग चेंज करना भूल गए। अब वो दोबारा उन्होंने वो उधर से पास करके, ये क्या नाम है, नेशनल असेंबली पास करके अब दोबारा वो सेनेट में लेकर आ रहे कि यार इसको पास करो। पिछली बार हम हेडिंग लिखना भूल गए थे और उसमें ये लिखना भूल गए थे, वो लिखना भूल गए थे। तो अब वो क्लैरिकल जो मिस्टेक्स हो जाती है ना, अब उसको ठीक करने के लिए ये करके आ रहे हैं। द पॉइंट इज, आज अगर आप लोग इतना इस सिस्टम के आगे झुक रहे हो, तो कल को ये सिस्टम आपको सही मानों में इतना लिताड़ेगा कि आपकी सोच होगी। और ये याद रखें, अगर हम लोगों ने आज इस चीज का हमने ख्याल ना किया, देखिए डिफरेंस साइड, हम लोगों को लॉ के साथ जस्ट बिकॉज के हम 1% के खिलाफ या 1% के हक में हम लॉज लेकर आए हैं। हमने पूरा ये जो नैब का तरमीमी बिल है उसमें कोई 12 सेक्शंस चेंज किए जस्ट टू फैसिलिटेट आवर ओन पीपल। मतलब हम क्या इसके लिए रह गए कि हमारे जितने भी लॉज हैं हम लोगों को सामने रखते हैं उसको चेंज करेंगे? Is this what we are sitting in? Is this the democracy? Is this what these lawyers believe in? Is this what we are doing? Very passionate sir, ये बहुत पैशनेट आपने स्पीच की है। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि ये आप भी कर सकते थे, आप भी इसमें चेंज ला सकते थे। आप लोग भी जब एक पेज पर होते हैं फिर आप भी भूल जाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने का मतलब है कि आप फिर अगर मुझे काइंडली एक मौका दीजिएगा, आप किसी चीज को लीगलाइज कर रहे हैं। जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आपका बैरिस्टर साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी जो ये केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बिकॉज वेरी राइटली पॉइंटेड, आप उसको बाईपास कर रहे हैं। उन्होंने कह दिए गैर कानूनी है किसी के भी आपने फोन इंटरसेप्ट करने हैं, नजम साकिब और बुशरा बीबी वाले केस में। अब मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब, वो उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि बताइए वो कमेटी कहां बैठी थी, वो कब मिली थी, उसने कब आपको कहा कि इंटरसेप्ट करें, क्या इसकी पब्लिक रेलेवेंस थी, क्या इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी, हु इज जजिंग दिस? आई वांट टू नो हु इज जजिंग व्हाट। मतलब हमारी पार्लियामेंट जिनको हम वोट देके भेज रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? अगर सब कुछ एजेंसी से ही करना है तो फिर लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस होल सिस्टम। मैं थोड़ा सा इस पे आपको इसके पहराए में बता देता हूं कि जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की, माजत के साथ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मुझे शायद उसी सफ में ही खड़ा कर देंगे, शायद जिस नज़र से ये बाकियों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि मैंने इस चीज़ को आउटराइटली डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा है कि राइट नाउ SRO एक मेक शिफ्ट सिचुएशन है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। उसकी वजह यह है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी के प्रेसिंग इश्यूज हैं, जो कि एक रियलिटी है जिसमें ना मैं कह रहा हूं ना आप कुछ कह सकते हैं, बिकॉज आयरोज हम देखते हैं। जहां तक बात आपने ये की कि जिस तरह इसको एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिएगा, माजत के साथ इसका कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। मुझे वो याद दहानी कराने की जरूरत नहीं है। नवंबर 2020 में जिस तरह के बानी PTI जो बात करते थे, वो कहते थे बिल्कुल एजेंसीज स्टैप करती हैं, बिल्कुल IB और ISI को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं और वो वैसे भी देख रहे हैं, और इनको जो है उन्होंने कहा कि ये जस्टिफाइड है। उस टाइम तो जस्टिफिकेशन दी थी ना, उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी, और वो ये कहते थे। ये आई डोंट थिंक मॉरली स्पीकिंग यू गाइस हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। ये देखिए, आप यू डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, बिकॉज़ वी आर गेटिंग सम ब्रेकिंग न्यूज़। सर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपका पॉइंट वापस लेती हूं, बट यू राइट, आपने याद दिलाया कि इमरान कहते थे कि अब करना चाहिए, लेकिन वजीर आजम तक तो ठीक है, बाकी हम किस खेत की मूली है जो हमें भी किया जाए। मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब और हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं मोमिन साहब फ्रॉम PTI। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, आपने थोड़ा सा सब्र आपका आजमाया हमने। लेकिन सर, ये फरमा दीजिएगा कि हर चीज़ के लिए ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, बैरिस्टर अकील साहब, इज गेटिंग अ लिटिल टायरसम। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया, कायम मकाम जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से 2 ऑर्डिनेंस आ गए, एक जो आप लोगों ने
काम किया जजेस, रिटायर्ड जजेस को वापस ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए, जो आपने पिछले साल खत्म किया था, जिसको भी वो भी बात कर रहे थे। लेकिन हम जैसे कि अब आप ये ले आए इमरजेंसी सिचुएशन में, फिर अब इसको आप पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, हाउ सून शुड वी एक्सपेक्ट दैट? क्योंकि अमेंडमेंट तो आपने पार्लियामेंट वाइज ही करनी है ना। देखिए, मैं कोई आपको कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दे सकता कि ये कब तक पार्लियामेंट में आ जाएगा। ये कोई नया कानून नहीं है, ये SRO ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून के अंदर बना है, और इसमें ये नहीं है कि बेदरेक जो है इसका कोई इस्तेमाल होगा या बिल्कुल एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया गया है, इस तरह कतन नहीं है। ऑब्वियसली ये कैबिनेट के थ्रू एक SRO मंजूर हुआ है, और उसमें उसी SRO को अगर देख लिया जाए तो कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि मीट करनी है कि ठीक है, एक सर्टन स्टैचर के, एक सर्टन रैंक के ऑफिसर होंगे। हमारी ऑब्वियसली प्रीमियर एजेंसी है जिसको वो दिया गया है, और उसमें तमाम तर ये चीज़ें आएंगी। ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है वो किसी की सर्वेलेंस करें या किसी के मैसेजेस पढ़ें या किसी की फ़ोन कॉल्स को टैप करें। ऑब्वियसली कोई ना कोई वैलिड रीजंस, कंसर्न्स होंगे जो इसके अंदर जो हैं वो उसको देखा जाएगा, और इजाजत भी ऑब्वियसली होगी। ये तो नहीं है कि एक और चीज, एक और चीज सब्जेक्ट आई वांट टू जस्ट आस्क यू वेरी क्विकली सर, इट्स नॉट अ वर्ड फ्रॉम योर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, आपसे जो इतनी मलिशियस कैंपेन की जा रही है जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ, वो उस पर आप खामोश हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ, आप खामोश रहे। कोई और एजेंसी के बारे में कुछ होता है तो एक्स भी बंद हो जाता है। तो आई मीन अब आप देख रहे हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल, देयर ऑल टुगेदर, और वो आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम शायर दस्तूर पे आ जाएंगे। सो आई मीन हाउ मेनी एनिमीज डू यू वांट टू मेक इन दिस टेन्योर? Not at all. We definitely we don't want to make any enemies. सना, इसमें ये बात मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं, कल भी मैं एक शो पे था, मेरे से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल हुआ कि आपने आउटराइटली कंडेम नहीं किया। मैंने कहा इसकी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली एक मैटर है जर्नलिस्टिक हवाले से, किसी एक जर्नलिस्ट ने या ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ने ये ब्रेक की न्यूज़, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, ऑब्वियसली उसकी उस पैराए में अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल हो चुका है। अब ये वहाँ पे है, दिस इज़ नॉट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड एंड टू कमेंट ऑन। हम तो नहीं चाहते, मैंने लेकिन उसको कंडेम ज़रूर किया एज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑन लीगल अफेयर्स एंड एज एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैंने कंडेम किया। मैंने कहा किसी शख्स, खा वो पॉलिटिशियन हो, खा वो जज हो, खा वो जर्नैल हो, किसी के ऊपर आप कोई तोहमत नहीं लगा सकते। हाँ, अगर खबर देना गुनाह है तो फिर मुझे ये बता दें कि आपका फेयर कमेंट या जर्नलिस्टिक प्रिविलेज कहाँ पे जाएगा। कोई ऐसी बड़ी खबर मिलती है आपको, आप क्या उसको ब्रेक नहीं करते? ये तो जर्नलिस्टिक अगर फेयर कमेंट है, और ये जुडिशियल कंटेंट में तो जाना ही नहीं चाहिए था मामला। गॉड नोज़ शो करनी चाहिए, जिनको मिलती है सर, जर्नलिस्ट नहीं है मेरी नजर में, जिनको खबर मिलती है और वो चला देते हैं। नहीं सर, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। दिस इज लाइक आपके हाथ में लाके कोई दे दे तो आई एम सॉरी, आई कंडेम दैट काइंड ऑफ जर्नलिज्म। नहीं, देखिए जो बात की है उन्होंने भी एलिजिडली उन्होंने कहा ना कि ये एलिजिडली बात, एलिजिडली। चलें ठीक है, ओके, लेट मी गो बैक टू एलिजिडली बात की है, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि कंफर्म हो गया। तो डेफेमेशन एक्ट है ना, आप ले आए हैं, पंजाब हुकूमत आपने पास भी कर दिया है, उसमें फिर आप लें, ट्राई करें इन जर्नलिस्ट को, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। वो पंजाब में है, फेडरेशन में जो है वो फेडरेशन में पंजाब वाला थोड़ी अप्लाई हो रहा है जी। चलें ठीक है, फेडरेशन वाला में पंजाब का फिर जो बैन वाली बात है वो भी सिर्फ पंजाब में ही अप्लाई होगी या पूरे फेडरल में भी अप्लाई होगी? पीटीआई को बैन करने के लिए कोई बात तो हो तो पंजाब असेंबली में वो उनका प्रोग्राम नौबत तक तो अभी तक बात ही नहीं आई। ऑब्वियसली नहीं आई, वो तो रेगुलेटर का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। हुकूमत ने क्या करना है उसको बैन करके? सर अभी तक तो आप लोग बस इलेक्शन कमीशन ही कर रही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ओके मोहम्मद साहब, आई विल गिव यू टाइम। आप एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो हो रहा है उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए, और ये इन प्लेन वायलेशन, क्योंकि हमने बीबी वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हमने फैसला देखा है, उसमें भी कोर्ट ने कहा था, फोर्थ राइटली कहा था कि इंटरसेप्टिंग एनीबॉडीज फोन इज जस्ट लाइक नॉट लॉफुल। देखिए सिंपल सी बात। अच्छा, वैसे मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है इस बात की कि बैरिस्टर साहब जो है ना वो इमरान खान को काफ़ी फॉलो करते हैं और उनको करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रा मरियम नवाज साहिबा की भी एक आध बात सुन लें तो शायद कुछ आपको भी अपनी पार्टी का पता चल जाए कि वो तो कहते थे कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको चाहिए मुझसे माफ़ी मांगे,
और क्या ये सही तरीका है? एंड नंबर 2, थोड़ा सा मैं आपको, चूंकि आप इमरान खान के साथ ज्यादा नहीं रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जब कहा था ना, उन्होंने कहा था कि मैं जो ऑफिस में हूँ मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मेरे ऑफिशियल चीज़ें, मेरे दाएं बाएं ये सारे आर्मी वाले होते हैं, तो अगर वो मेरा टैप भी कर ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप मेरे बेडरूम में जाके रेडियो वो बग्स लगा दें, आप मेरे वहाँ पे कैमरे लगा दें, आप मेरी प्राइवेट कन्वर्सेशन, बेगम की कन्वर्सेशन या किसी भी प्राइवेट शख्स की कन्वर्सेशन कर लें। सो आप उस चीज़ को समझे तो ये बेहतर होगा। और आई एम श्योर यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, यू लुक इंटेलिजेंट एंड यू आर इंटेलिजेंट, सो आप इसको समझ भी जाएंगे। देखिए, अब आप बात आ जाती है जो कोर्ट्स में हो रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हम अब बज़ाहिर क्या हो रहा है, वो सारे जजेस जिन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, उन सारे जजेस के खिलाफ केसेस बनने शुरू हो रहे हैं। मतलब ये इतना ऑब्वियस हो गया है कि हर एक को पता चल रहा है। और वही वाली बात है कि जैसे वो फीड हो रहा होता है ना, वो सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये जो पंजाब गवर्नमेंट जो करना चाह रही है ना, और ये बेसिकली इसके पीछे वही है ना कि मुझे पता है कि गवर्नमेंट में कैसे आते हैं वो तरीके वगैरह हैं, तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से बैन करें। हालांकि ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है। अगर इस तरीके से करने शुरू हो गए तो सिंध वाले किसी और के कर लेंगे, केपी वाले इसके कर लेंगे, वो फिर सारा मसला ही चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने रिपैट्रिएट करने के लिए, ये याद रखें कि ये जो डिसीजंस हैं रिगार्डिंग ये जो टेररिज्म और उससे रिलेटेड जो उनके साथ नेगोशिएशंस ऑफ रहना, इट इज मैं ये मान नहीं सकता कि ये खाली पॉलिटिकल बात थी। मैं उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त के कोर कमांडर्स, उस वक्त के DGISI, जिनमें आई एम श्योर वन वे और अनदर वे जनरल आसिम मुनीर साहब शामिल होंगे, क्योंकि वो उस वक्त, अगर वो जून से पहले था 2019 तो ही वाज द कोर कमांडर, और अगर उसके बाद था तो ही वाज द DGISI। तो इन सब की मतलब मशावरत के बाद ही ये सब कुछ होगा। और हैविंग सेड दैट थिंग, कोई उसमें एक शख्स भी रिपैट्रिएट नहीं हुआ था, वो चीज हुई नहीं थी। अब रही बात ये कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए वहां पे प्रॉब्लम है, अब उसकी बाज लोग कहते हैं कि जो पहले बाढ़ लगाई थी अब बाढ़ हट गई है, कि उसकी वजह हो सकती है, और वजूहत हो सकती है। नंबर 2, इट्स अ वेरी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा सा हमारा जो बॉर्डर है वो पोरस है, उसमें ये जरूर चीजें आ जाती होती है, तो यहाँ पे ये करता होगा। लेकिन एक और चीज भी है, देखिए ये याद रखें कि हमें अगर इसके लिए हमें कोई करना ही था, तो आपका जो फेयर ट्रायल एक्ट 2013 है वो ऑलरेडी आपको एम्पावर करता है कि अगर आपको जिन लोगों के ऊपर शक है आपने उनको मॉनिटरी करना है ना, एकदम तो वो कोई उसको बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर रहे, वो किसी जगह पे सहूलतकार हो रहे होंगे, तो आप wouldn't have been better, मोहम्मद साहब, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, बट wouldn't it have been better कि APC कॉल कर लेते स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस को लाने से पहले, कम से कम एक पेज पे आप लोग तो सारे हो जाते। was the best thing to do। देखिए, जब आप एक जगह पे जा रहे हैं, आप उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से कम बात तो कर ले। और पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनमें पहले सबसे पहले अवाम को इन कॉन्फिडेंस लेके ये सारी हुई थी, एंड दैट इज वन ऑफ द। When is the APC happening? Is it happening? And should it happen before we start bringing in ordinances? It's happening soon. जी बिल्कुल, it's happening soon. It's बिल्कुल happening soon, and I'm glad। एक आखिरी बात मैं इसमें जरूर करूंगा कि आई एम एक्चुअली ग्लैड कि डॉक्टर साहब ने ये जिक्र किया कि अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार जो हैं उस वक्त DGISI थे। तो इसी वक्त जो नवंबर 2020 की बात है, सना आपको भी वो याद होना चाहिए कि वो कहते थे कि इंटरसेप्ट करना और रिकॉर्ड करना और मेरे मैसेज मॉनिटर करना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर आपको पता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त की DGISI को हटाया। ये भी रखे ना आवाम के सामने। चले सर, वो देखिए वो आवाम के सामने क्या क्या रखना है। जी मोहम्मद साहब, लास्ट कमेंट आपका। जी, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, असल चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हमें ये देखना होगा कि जब हमें ये अवाम को लेकर चलेंगे और जितने भी पुराने जो हम लोगों ने
किए थे, उसमें हमने अवाम को साथ लेकर चले थे, एंड दैट इज व्हाई वी वर सक्सेसफुल। और एक और बात, winning hearts and minds, you're right, winning hearts and minds, and are we winning any hearts and minds with ordinances? Probably not. Thank you very much Barrister Akeil साहब, आपका thank you very much Barrister साहब, आपका। जो आज सुन्नी तहत काउंसिल वाला मामला है रिजर्व सीट्स का, वो आज मुकम्मल हो गया है, लेकिन जाहिर है उसका जो फैसला महफूज किया गया है वो कब सुनाया जाएगा इसका भी अभी कोई इल्म नहीं है, लेकिन होपफुली जब भी सुनाया जाएगा इट विल नॉट हैव बहुत दूर रस नताइज नहीं होंगे और लोग जो हैं इसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में। We'll say goodbye to you today and we will see you tomorrow.